नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी और आप देख रहे हैं महारू राजस्थान। बुलेटिन में बात होगी राजस्थान के संग्राम की, जो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, और फिर बात होगी छापेमारी की, जिस पर अब सियासत गर्म हो गई है। बात विधायक खरीद फरोख्त मामले में आरोपी संजय जैन की भी करेंगे, जो 2 दिन की पुलिस रिमांड पर है। इसके साथ बताएंगे उस फैसले के बारे में जिस पर 35 साल बाद इंसाफ मिला है। तो ईडी ने फर्टिलाइजर घोटाले को लेकर आज छापेमारी की, जहां जोधपुर में सीएम गहलोत के भाई के घर ईडी ने छापेमारी की है और उनके भाई अग्रसेन गहलोत के घर और दुकान पर कार्रवाई की गई, जबकि कोलकाता में उनके कार्यालय में भी छापेमारी चल रही है। स्क्रीन पर छापेमारी की 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम गहलोत के करीबियों पर शिकंजा और कसता जा रहा है। फर्टिलाइजर घोटाले में ईडी आज कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ईडी की छापेमारी में सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के यहां भी की गई। बीते दिनों ही सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत का नाम फर्टिलाइजर घोटाले में आया था। आरोप है कि अग्रसेन गहलोत ने 2007 से 2009 के बीच किसानों के लिए ली गई उर्वरक को प्राइवेट कंपनियों को दे दिया था। इस दौरान केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और राज्य में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने राज्य में सीबीआई और ईडी की रेड पर सवाल भी खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी लगातार राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रही है। दिल्ली की सत्ता में बैठे हुक्मरान, दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुक्मरान इतने निरंकुश हो गए हैं, इतने अहंकारी हो गए हैं, इतने स्वयंभू हो गए हैं कि उनका मानना है कि दिल्ली की सत्ता पर बैठे बादशाह जब चाहें, जिसे चाहें, जिस सरकार को चाहें, जिस जनमत को चाहें, अपने पांव तले रौंद सकते हैं। जब मोदी जी और उनकी सरकार के सारे हथकंडे फेल हो गए, जब मोदी सरकार जनमत को अपहरण करने में नाकामयाब हो गई, तो आज एक बौखलाई हुई केंद्रीय भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई श्री अग्रसेन गहलोत के घर आज सुबह से ही ईडी भेजकर छापेमारी शुरू कर रखी है। 13 जुलाई 2020 को इनकम टैक्स और ईडी के छापे मारे गए। कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा पर, धर्मेंद्र राठौड़ पर और इस फेयरमाउंट होटल के मालिक रतन शर्मा पर डराने का, धमकाने का, दबाने का, कुचलने का प्रयास किया गया। हमारी एक विधायिका साथी, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में देश का और राजस्थान का नाम रोशन किया, कृष्णा पूनिया जी से 21 और 22 जुलाई 2020 को जबरन सीआईडी की टीम्स भेजकर जांच करवाई गई। 20 और 21 जुलाई 2020 को सीबीआई की। इसके बाद कल 21 जुलाई 2020 को सीबीआई मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के ओएसडी श्री देवाराम को पूछताछ के लिए बुलाती है। आपके रेड राज से राजस्थान की 8 करोड़ जनता घबराने वाली नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के बहादुर विधायक डरने वाले नहीं। आप अपनी रेड और सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स, इसकी धमकी से कोई और डर गए होंगे। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने संजय जैन को 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। फोन टेपिंग मामले में रिमांड पर संजय जैन को भेजा गया है। एसओजी ने आज कोर्ट में पेश किया था। तो 4 दिन की रिमांड के बाद 2 दिन की रिमांड पर संजय जैन को भेज दिया गया है। फोन टेपिंग मामले में रिमांड पर संजय जैन को भेजा गया है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि आखिर संजय जैन कौन है, वो तमाम जानकारी भी आपको हम यहां पर दे रहे हैं।
खरीद फरोख्त में मध्यस्थ बताए जाते हैं संजय जैन। राजनीतिक गलियारों में कई रसीददारों से इनके ताल्लुकात रहे हैं। हर सरकार में संजय जैन की पहुंच रही है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, यहां पर 2 दिन की और रिमांड पर भेज दिया गया है संजय जैन को। पिछली गहलोत सरकार के परिवहन मंत्री रहे थे वीरेंद्र बेनीवाल के भी ये नजदीकी हैं। संजय जैन के तत्कालीन डीजीपी हरीश मीणा से भी नजदीकियां रही हैं। वसुंधरा सरकार में अशोक परनामी के करीबी बताए जाते थे। आप देख सकते हैं काफी पहचान इनकी रही है। कई रसूखदारों से इनके ताल्लुकात हमेशा से रहे हैं। तो चित्तौड़गढ़ में हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया गया। आरोप है कि ओछड़ी गांव में आपसी कलह के चलते एक भतीजे ने अपने चाचा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी और फरार हो गया। मृतक के परिजन जब अस्पताल में आज शव को लेने पहुंचे तो आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। खबर के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत करवाया गया। रोड के पास में गांव ओछड़ी में एक लेगवाल समाज के परिवार में कोई आपसी कोई रंजिश या कलह था। उसमें अंकल ने उसके भतीजे का कर दिया जानकारी के अनुसार। और जानकारी में भी है कि वो 60 सीटर का रिपोर्ट है, पहले से आरोपी अपराधी रहा बताया है। आज से अभी तक मुन्ना लाल जी उनके भतीजे हैं, दिलीप नाम का लड़का, उन्होंने उनका मर्डर कर दिया था। उनके परिवार में कुछ उनके मुन्ना लाल जी के बेटे थे दिलीप के, उनके परिवार में 2-3 दिन से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था। उसको लेकर आक्रोश में आकर दिलीप ने कुछ दिन पहले धमकियाँ भी दी और रात को खर्रा लेकर 3-4 गाँव के पूरे मर्डर के हिसाब से ही उन्होंने हमला किया और उनका ऑन द स्पॉट मर्डर कर दिया। और अगली खबर भरतपुर से है, जहां डीग उपखंड की ग्राम पंचायत दांत लोटी के ग्रामीणों ने मंगलवार को पंचायत समिति कार्यालय में जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मनरेगा में काम देने के नाम पर मैट उनसे 100 से 200 रुपए की अवैध वसूली करते हैं और कनिष्ठ अभियंता भी बाइक में पेट्रोल डलवाने के नाम पर उनसे मैट के माध्यम से पैसे मांगता है। आरोप है कि जब भी वे मनरेगा में काम मांगने जाते हैं तो मैट पैसा देने पर काम देने की बात कहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि वे कई बार धांधली की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन पंचायत समिति प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। विकास अधिकारी ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। मामला यह साहब, मैं ग्राम पंचायत नाथलोटी से हूँ और मतलब मामला यह है कि शिकायत ना ज़्यादा मतलब बड़ुआगढ़ चल रही है इस पंचायत समिति के अंदर। मैं कई साल से कई बार शिकायत कर चुका हूँ, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। एक कर्मचारी भेज देते हैं बाहर गेट पर जाके, वो फ़ोन नरेगा में कर देता है कि मैं आ रहा हूँ, तेरी लेबर सेट कर ले और तो तेरी गवाही सेट कर ले। हमने सबको बुला लिया है, संबंधित जो भी मेट हैं, ग्राम पंचायत से सचिव, एलटीसी, एएन साहब, जेएन और क्लस्टर प्रभारी पीओ और मैं खुद। परंतु जेएन के खिलाफ जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं वो अपना पक्ष रखने के लिए आज उनको टाइम दिया गया था, वो आज उनके यहाँ आए नहीं है। भरतपुर के सबसे बड़े अस्पताल आरबीएम में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। वजह सुनेंगे तो आपका भी गुस्सा देखने को मिलेगा। आप भी कहेंगे ये कतई इंसानियत नहीं है। ऊपर से नीचे फोन कर दिया, ऊपर स्टाफ क्यों? हाँ, मैं मानता हूँ मेरा बाप सीरियस है, मेरे बाप की अपने कारणों से मौत हुई है, पर यह इंसानियत क्या? स्टाफ नहीं और स्टेशन नहीं। पौना घंटा हो गया बेड पे परे परे रोते हुए, मेरे को गोदी में लेके आ रहा हूँ, गोदी में उठा के पूरी अभी वीडियो बनी हुई है, कैमरा द्वारा वीडियो बनी हुई है। अभी खबरी रिकॉर्ड करवा लो, मेरा बाप मेरा को पड़ा स्टेशन नहीं, स्टेशन ये स्टेशन किस बात के लिए आया? अब किस बात के लिए आया? पौने घंटे में 45 मिनट हो गई है। 10 बजे 40 मिनट में मैंने डोकरा भर्ती किया है, 10:40 पे 1 ड्रग चढ़ पाई है। उसके बाद मेरे पिताजी की सांस खत्म हो गई है। डॉक्टर ने पास कर दिया, डॉक्टर भी आधा घंटा पीछे पहुंचा।
दौसा में ऑपरेशन टिड्डी जारी है। इसी के तहत रात भर कृषि विभाग की ओर से चलाए गए ऑपरेशन से करीब 60% टिड्डियों का सफाया संभव हुआ। यह ऑपरेशन जिले में 3 जगहों पर चलाया गया है। 2 बड़ी दमकलों और 16 ट्रैक्टर की मदद से स्प्रे किया गया और टिड्डियों को मार गिराया गया। हालांकि 40% टिड्डी दल एक बार फिर मूवमेंट करने लगा है। जैसे जानकारी लगी, हमारे समस्त अधिकारी और हमारा जो सारे कर्मचारी हैं वो मौके पर आए। यहाँ पर हमने 12 के करीब ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर और 2 फायर ब्रिगेड उनको मौके पर बुलाया। उसके बाद हमने यहाँ करीब रात्रि में 12:30-1 बजे के आसपास ऑपरेशन चालू किया, छिड़काव किया। उससे काफ़ी हमको यहाँ सफलता मिली है। करीब 60% के करीब टिड्डियों का हमने खात्मा किया है। यहाँ आज दौसा में टिड्डी दल का पुनः एक बार वापस पड़ा हुआ है और ये जो ऑपरेशन था हमारा, ये 24वां ऑपरेशन कृषि विभाग का रहा है। इसमें पूरे हमारे कृषि विभाग के स्थानीय सहायक कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक साहिबान और जिला स्तर के अधिकारियों सहित पूरी टीम ने रात 12 बजे से लेकर अब तक भी ऑपरेशन लगातार हमने आज चलाया है। और अब बड़ी खबर झालावाड़ से मिल रही है। मनोहर थाना में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मनोहर थाना पंचायत समिति का जेटीए ट्रैप किया गया। जेटीए लियाकत खान को ट्रैप किया गया। 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। दलाल हाशिम के जरिए रिश्वत ले रहा था। तालाब निर्माण की मस्ट्रोल पर रिश्वत की मांग कर रहा था। कार्य मूल्यांकन के लिए रिश्वत मांग रहा था। तो बड़ी कार्रवाई एसीबी की तरफ से यहां पर देखने को मिली। झालावाड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनोहर थाना पंचायत समिति के जेटीए को ट्रैप किया गया। जेटीए लियाकत खान ट्रैप हुआ। 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। तालाब निर्माण की मस्ट्रोल पर रिश्वत की मांग कर रहा था। तो साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको कार्यों का मूल्यांकन होता है, वो जेटीए करता है। जेटीए उस कार्य का सही मूल्यांकन करने और नई मस्ट्रोल जारी करने की में रिश्वत की मांग कर रहा है। तो हमने 16 तारीख को इसका गोपनीय सत्यापन करवाया। सत्यापन में 15,000 रुपये देना तय हुआ था। तो 5,000 रुपये तो आरोपी जयन ने दूसरे दिन ही प्राप्त कर लिए और 7,000 रुपये की राशि आज जेब कार्रवाई के दौरान हाशिम नाम के आदमी को दिलवाई, बरामद किए। मौके पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे स्पीकर के सुप्रीम चुनौती की। ब्रेक के बाद स्वागत है। स्पीकर के अधिकारों का हो रहा था हनन, इसलिए जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट। ये कहना है विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी का। न्यूज 18 से खास बातचीत में जोशी ने इस मुद्दे को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। स्पीकर जोशी से खास बात की हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा ने। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी अपने अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। एसएलपी उन्होंने दायर की है। इस वक्त डॉक्टर सीपी जोशी जी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना पड़ा? कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट ने डिस्क्वालिफिकेशन का कानून बनाया। सुप्रीम कोर्ट पर उस पर चर्चा हुई। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन का अधिकार स्पीकर को रहेगा और जब तक स्पीकर किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करे तब तक कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं करेगा। और उसके बाद यदि कोर्ट को जाए तो कोर्ट उसमें जुडिशियल कोई इश्यू हो तो उसके बारे में डिस्कस कर सकता है। कोई भी फैसला 92 से लगाकर आज तक ये नहीं आया जिसमें शो काज नोटिस की स्टेज पर इस तरह की स्थितियां बनी। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर जब कानून स्पष्ट है और उसकी जहाँ भी इस पर कानून के बारे में जहाँ भी जितने भी केसेस हुए उनके दृष्टांत सामने, तब ऐसी क्यों परिस्थिति बनी कि शो काज के नोटिस पर ही इस प्रक्रिया को रोक दिया गया। इसका मतलब जो एक स्टेचुरी बॉडी को जो अधिकार दिया हुआ है उसको आगे बढ़ने का काम ही यदि रोक दिया गया तो उसके फंक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो आपको लगता है कि मतलब इस तरह के अगर जुडिशरी अगर दखल देती रही तो आगे जो है टकराव बढ़ सकता है दोनों संवैधानिक संस्थाओं में, अगर इस तरीके से दखल होते हैं बार बार? यही मेरा एप्रीहेंशन है कि जब कानून ये कहता है, हिंदुस्तान में जितने कानून के फैसले आए हैं अलग अलग स्टेट के, उसमें ये डिस्क्वालिफिकेशन का अधिकार जब स्पीकर को है तो इस प्रक्रिया को पूरी होने से पहले कोर्ट में इस तरह की स्थितियां बन रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों बन रही है मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ये स्थितियां बन रही है दुर्भाग्यपूर्ण है।
और यदि ये स्थितियां बनती है और स्पीकर अपने जो उसको कानून अधिकार मिला उसका उपयोग करेगा, तो कहीं न कहीं आगे जाकर ऐसा लगता है कि जो दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन, उनके अंदर टकराव नहीं हो, इस एप्रीहेंशन को सोचते हम एसएलपी में। एक दलील सर ये दी जा रही थी कि क्योंकि विधानसभा का सत्र उस समय नहीं चल रहा था जब आपने नोटिस दिया, तो ये कहा जा रहा था कि जब विधानसभा अस्तित्व में नहीं है तो नोटिस भी नहीं दिया जा सकता। इसमें कितनी कोई है इसमें? मैं अभी 100 काज की स्टेज के नोटिस में हूँ, मैं खुद जज हूँ, इन बारे में कोई कमेंट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं सर, एसएलपी आपने दायर की है, जल्द सुनवाई का भी आपने आग्रह किया है कोर्ट से? तो निश्चित तौर पर जो कोविड लगा हुआ है उसमें उनकी कानून कौन सी चीज़ को लेना नहीं लेना ये कोर्ट के ऊपर है। तो मेरा जो वकील है मुझे जानकारी देगा तब मुझे पता लगेगा। ये बात सही है कि हम एसएलपी में गए। सर नेता प्रतिपक्ष ने भी आज माना है ये कि जो कोर्ट ने जो डायरेक्शन शब्द इस्तेमाल किया है वो हनन है अधिकारों का, स्पीकर के अधिकारों का। तो आपको लगता है कि मतलब इस तरह की जो है चीज़ें नहीं आनी चाहिए कोर्ट की ओर से, क्योंकि जिस पद पर आप बैठे हैं और आप भी एक जज की भूमिका जो है वो रखते हैं जब हाई कोर्ट के स्पीकर होते हैं? तो मैं इसमें क्या कमेंट करूं, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ भाई जो संसदीय प्रणाली में हर एक का रोल और हर चीज़ डिफाइन है। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, सीएजी क्या करेगा, स्पीकर क्या करेगा, जुडिशरी क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, वेल डिफाइंड। उस डोमेन में हर एक को अपना काम करने का अधिकार है और अधिकार में किसी का ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। एक सर ये विपक्ष द्वारा लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनकी तरफ से भी एक बीएसपी का जो विलय कांग्रेस में हुआ था उसको लेकर याचिका दायर की गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें ज्यादा है तो तत्परता दिखाई गई इस मामले में। ऑफिस में जाके पता लगाया फिर मुझे पूछे। कार्रवाई हुई है सर उस मामले में? मैंने कहा ना आप। तो ये है हमारे साथ में डॉक्टर सीपी जोशी, जिन्होंने स्पष्ट किया कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा था और यही वजह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कैमरामैन अमनदीप के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। वहीं स्पीकर के एसएलपी के बाद पायलट गुट भी एक्शन में आ गई है। तो पायलट गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से पायलट गुट की अपील है, हमारा पक्ष सुने बिना स्पीकर की याचिका पर कोई आदेश ना दे सुप्रीम कोर्ट। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पायलट गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से पायलट गुट ने अपील लगाई है कि हमारा पक्ष सुने बिना स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का कोई आदेश ना दे। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पायलट ने विधायक गिरिराज सिंह को लीगल नोटिस भेज दिया है। नोटिस भेजकर 1 रुपए का हर्जाना मांगा है। 7 दिन में माफी मांगने की बात भी कही गई है। माफी नहीं मांगने पर मानहानि का दावा करेंगे, सिविल और आपराधिक मानहानि का दावा करेंगे। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पायलट ने विधायक गिरिराज सिंह को लीगल नोटिस भिजवा दिया है। नोटिस भेजकर 1 रुपए का हर्जाना मांगा गया है। 7 दिन में माफी मांगने की बात कही गई है और माफी नहीं मांगने पर मानहानि का दावा भी करेंगे सचिन पायलट। सिविल और आपराधिक मानहानि का दावा करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है? 7 दिन में माफी भी मांगनी होगी, अब तो मामला और भी गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह विधायक गिरिराज सिंह की तरफ से सचिन पायलट को लेकर बयान दिया गया है, उसको लेकर फिलहाल सचिन पायलट ने विधायक गिरिराज सिंह को एक लीगल नोटिस भेजा है और ये लीगल नोटिस मात्र 1 रुपए का है। हालांकि सचिन पायलट के द्वारा जो लीगल नोटिस उनको भेजा गया है, उन्होंने कहा है कि इस मामले में विधायक गिरिराज सिंह 1 हफ्ते के भीतर अपने जो बयान दिया है उससे माफी मांगे। अगर वो नहीं मांगते हैं माफी तो उनके खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन और सिविल डेफेमेशन यानी कि दोनों जो मामले हैं उसके तहत मुकदमा दायर किया जाएगा। इसीलिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सियासी जो घमासान है राजस्थान के इस पूरे मामले को लेकर वो कानूनी तरफ से ज्यादा हुआ जा रहा है। वैसे में देखना यह है कि विधायक गिरिराज सिंह इस लीगल नोटिस को लेकर क्या जवाब देते हैं या फिर वो आने वाले दिनों में आपराधिक डेफेमेशन को झेलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सचिन पायलट की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया है उनके वकील के माध्यम से। बिल्कुल सुशील, राजस्थान की जो सियासी लड़ाई है पूरी तरीके से कानूनी लड़ाई का रूप अख्तियार कर चुकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशील।
तो वहीं स्पीकर सीपी जोशी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने के बाद विपक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। उनको अपनी भूमिका का निर्वहन करना है और कानून को अपना काम करना है। और भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि उसमें जब विधायिका में चर्चा के बाद में कोई समाधान नहीं होता है तो न्यायपालिका उस पर पूरी तरीके से व्याख्या करती है। ये केवल पहला इंसिडेंट नहीं है, अनेकों अवसरों पर संवैधानिक व्यवस्थाओं की, प्रावधानों की व्याख्या अलग अलग रूपों में अलग अलग समय पे हुई है। ये सामान्य सी बात है कि जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसका समाधान किस तरीके से हो, तो अंत में हम ये मानते हैं कि न्यायपालिका जो निर्देशित करती है उसकी अनुपालना सब लोग करते हैं। सुप्रीम हाईकोर्ट का फैसला है, उन्होंने अपने जजमेंट को रिजर्व किया है और ये भी राइट हाईकोर्ट का है, जजमेंट को रिजर्व करते हुए जनरल लीगल प्रॉपर्टी होती है जब हाईकोर्ट में कोई इशू पेंडिंग है और उस इशू के ऊपर फाइनल जजमेंट के लिए पेंडिंग है तो दोनों पार्टीज उसके स्टेटस को रखते हैं, उसके ऊपर आगे मूव नहीं करती। एक जनरल लीगल प्रॉपर्टी ऐसा है कि स्पीकर ने तो केवल यही पूछा था, कोई एक्शन थोड़ी लिया था इन विधायकों के खिलाफ। उन्होंने पूछा था नोटिस देकर के कि भाई आपने मीटिंग अटेंड क्यों नहीं की, क्योंकि उनके पास पेश हुआ था कि ये हमारी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तो ये उनका अधिकार था पूछने का। और न्यायालय का दखलंदाजी करने का इस मामले में, नोटिस के मामले में दखलंदाजी करने का सच पूछे तो डायरेक्शन देने का कोई अधिकार भी नहीं। भारत के संविधान में तीनों जो संस्थाएं हैं, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, तीनों के अपने अलग अलग, जिसे कहना चाहिए, अधिकार क्षेत्र हैं। हमारे ही कुछ सांसद बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं, ये कहना है नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नीरज डांगी का। न्यूज 18 से बातचीत में डांगी ने और भी कई मुद्दों पर खुलकर बात की। यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान में हम लोग कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में 3 सदस्य हैं। अब आदरणीय मनमोहन सिंह जी और केसी वेणुगोपाल जी के साथ में काम करने का मुझे अवसर मिलेगा और उनका जो लंबा अनुभव रहा है देश की राजनीति का, राज्यसभा लोकसभा का, मैं समझता हूं कि हम लोग मिलकर के राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए सदन के अंदर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, बेहतरीन प्रबंधन हर क्षेत्र के अंदर अशोक गहलोत जी का रहा है। इसी तरीके से जैसे केंद्र की जो सरकार है, मैं समझता हूं कि हम लोग दबाव बनाएंगे कि केंद्र की सरकार पूरी मदद राज्य सरकार को करे। हर तरीके से जो सहायता मिलनी चाहिए राजस्थान को, राज्य को, उस सहायता को प्रदान कराने में हम लोगों का एक सहयोग सदन के माध्यम से रहे। कोटा में आज एक महिला का रेस्क्यू किया गया। इस महिला ने किशोर सागर तालाब में अचानक छलांग लगा दी, लेकिन गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने समय रहते महिला का रेस्क्यू कर लिया और पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर महिला ने तालाब में छलांग क्यों लगाई। और अब खबर अजमेर से, जहां कायड़ गांव में एक शख्स को अपने दोस्त के साथ शराब पीना उस समय भारी पड़ गया जब दोस्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पार्टी के दौरान युवक की आंखों में मिर्ची डालकर उसके कानों के सोने के कुंडल लूट लिए और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने मामले को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। और अब खबर दौसा से, जहां मेहरिया गांव में 10 दिन पहले एक पुजारी और उसके परिवार पर जानलेवा हमला बोल दिया गया, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस मामले में अभी तक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं मामलों को लेकर अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ ने आज एसपी को ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महरिया गांव तहसील लालसोट के अंदर जो है एक पंडित जी पुजारी परिवार के ऊपर लोगों ने जो है एकदम से हमला कर दिया और उन क्रूरतापूर्वक मारपीट करी, बाहर के लोगों को बुला करके, जिसके एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन प्रशासन ने अभी तक वो खुले घूम रहे हैं निर्भीक होकर के और किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई। गाँव वालों ने पंचायत करके और आक्रोश व्यक्त किया है। के साथ 10 दिन पूर्व 12 जुलाई को प्रातः 10 बजे के करीब
20-25 लोगों ने हथियारबंद होकर के मेरे घर पर हमला किया, जहां पर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मेरे घर वालों को भी मारपीट करके घायल कर दिया। कोटा जिले के मंडाना गांव में कर्फ्यू लगा है, जिससे गांव की सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर भेड़ पालकों पर दिखाई दे रहा है। 4-5 दिन से बिना राशन के लोग जंगलों में पड़े हुए हैं। भेड़ पालकों के सामने भूखमरी की नौबत आ गई है और वे प्रशासन और भामाशाहों से राशन उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोरोना से शायद बच भी जाएं, पर भूखमरी से बचना नामुमकिन लग रहा है। अलवर में रक्षाबंधन पर पतंगबाजी की पुरानी परंपरा है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी का असर भी पतंगबाजी पर पड़ा है। भारत के साथ चीन के तनावपूर्ण रिश्ते के बाद पतंग विक्रेताओं में भी नाराजगी है, जिसके बाद पतंग विक्रेताओं ने तय किया कि वे चाइनीज पतंग और मांझा नहीं बेचेंगे। साथ ही दुकानदार कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। पास 2 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक की पतंग है, जिसमें पतंगों का साइज का नाम बताया जाए तो पन्नी में ले लो 4 वाली, 2.5 वाली, 3 वाली, और उसके बाद कागज में आती है। कागज में 2.5 वाली, 4 वाली, 3 वाली फिर आता है। सबसे महंगी पतंग कितने की है आपके पास? सबसे महंगी पतंग हमारे पास अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के लैब में कोरोना की जांच शुरू हो गई है। कलेक्टर के आदेश के बाद अस्पताल के लैब में आज 50 सैंपल की जांच की जा रही है। जांच के लिए 3 पैथोलॉजी के डॉक्टर और 20 लैब टेक्नीशियन की ड्यूटी लगाई गई है। आने वाले दिनों में सैंपल जांच करने की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिसके बाद रोजाना 500 सैंपल की जांच हो सकेगी। अस्पताल में कोरोना सैंपल की जांच शुरू होने से जयपुर की लैब पर दबाव काफी कम हो जाएगा। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।